प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले इन्हें समझना पड़ेगा मूलों की प्रकृति क्या होती है, मूलों का अस्तित्व का क्या मतलब है। तो जैसे हमने पढ़ा था, जैसे मान लो ये एक समीकरण है हमारा जो कि द्विघात समीकरण है। इसके यक्स के मान को आप निकालोगे तो जो यक्स का मान निकलेगा वही है मूल। वही क्या है? मूल है। बात को ध्यान से सुनना। और पूछ रहा है मूलों की प्रकृति बताओ। मूलों की प्रकृति का मतलब है कि मूल जो है धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, दोनों अलग अलग होंगे। दो मूल आएंगे क्योंकि द्विघात समीकरण है। दो मूल दोनों अलग अलग आएंगे या दोनों एक जैसे आएंगे। तो ये प्रकृति के बारे में हो गया। अस्तित्व की बात कर रहा है। अस्तित्व का मतलब ये होता है कि मूल वास्तविक हैं या काल्पनिक है। ठीक है, इन्हीं चीज़ों को हमें बताना है। आपको याद होगा इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने आपको पढ़ाया था विविक्तकर के बारे में। किसके बारे में? विविक्तकर। ठीक है, इस पे ध्यान मत देना, हो सकता है गलत हो। हिंदी किताब से मिला लेना। डी जिसको कहते हैं, इसका जो सूत्र होता है b² - 4ac। ठीक है, और यहाँ से हम पता क्या करते हैं इसको भी समझो। जब d का मान बड़ा हो, d माने b² - 4ac का मान बड़ा हो किससे? 0 से, तब मूल जो होंगे वास्तविक होगा। वास्तविक होगा और भिन्न भिन्न होगा। और कैसा होगा? भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, जब 0 से बड़ा होगा। और जब d का मान बराबर हो जाए 0 के, मूल तब भी वास्तविक होगा। मूल वास्तविक इस बार भिन्न नहीं होगा, समान होगा। समान होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर d का मान छोटा हो गया किससे? 0 से, मतलब 0 बड़ा है d से, d छोटा है 0 से, तो मूल जो होगा आपका काल्पनिक हो जाएगा। कैसा होगा? काल्पनिक। इसी को हम काल्पनिक कहेंगे या तो अस्तित्व में नहीं है। अस्तित्व में अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, जब अस्तित्व में ही नहीं है तो समान भिन्न भिन्न होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब इन चीज़ों को हम कैसे ध्यान में रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, इसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके लिए देखो एक छोटी सी विधि है, जिसको तुम ध्यान में रखोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। श्रीधराचार्य का सूत्र सभी लोगों को याद होगा। नहीं याद है तो याद कर लेना। x = -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, ये जो d का मान तुम देख रहे हो, ये यहाँ पर कहाँ लिखा है? ये लिखा है, देख रहे हो ना? तो इसका मतलब इसके स्थान पर हम d का मान लिख सकते हैं। इसके स्थान पर हम d का मान लिख सकते हैं। तो चलो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ? d। ठीक है, और यक्स क्या है? यक्स है जो द्विघात समीकरण है उसके मूल। दो मान निकल के आएंगे, एक बार प्लस लेंगे तो उसके साथ, एक बार माइनस लेंगे तो उसके साथ।
अब मूलों की प्रकृति को हम पूरा हल करके या तो पता करें कि वास्तविक है, काल्पनिक है, भिन्न भिन्न है, समान है, या तो पूरा हल करके पता करो। दूसरी विधि कि डी के मान से ही हम आइडिया लगा लेंगे कि इसके मूल होंगे कैसे। मतलब वास्तविक होगा, मूल भिन्न भिन्न होगा, समान होगा, काल्पनिक होगा, अस्तित्व में नहीं होगा, जो भी है उन चीज़ों को हम इसी डी से पता कर लेंगे। आपको याद होना चाहिए कक्षा 9 में हमने आपको बताया था, अगर अंडर रूट के अंदर वैल्यू धनात्मक है तो ठीक है, मतलब उसका कुछ ना कुछ मान निकल के आएगा। लेकिन अंडर रूट के अंदर की वैल्यू अगर ऋणात्मक हो जाती है तो वो क्या हो जाता है हमारा, काल्पनिक। क्या हो जाएगा, काल्पनिक। ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए। और काल्पनिक चीज़ों में कुछ भी जोड़ दो, कुछ भी घटा दो, कुछ भी भाग दे दो, तो हमेशा वो काल्पनिक ही रहता है। अब ध्यान दोगे, अगर डी का मान, मतलब जो कि अंडर रूट के अंदर है, अगर इसका मान ऋणात्मक आ गया, ऋणात्मक आते ही ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, काल्पनिक। काल्पनिक मान में कुछ भी जोड़ दो, कुछ भी घटा दो, कुछ भी भाग दे दो, तो जो भी मान निकल के आएगा वो क्या होगा, हमारा पूरा काल्पनिक ही होगा। इसलिए हमने कहा है कि भाई डी का मान जब ऋणात्मक होगा, डी का मान ऋणात्मक कब होगा, जब डी का मान जीरो से छोटा आ जाए। तो डी का मान जब छोटा होगा जीरो से तो मूल काल्पनिक हो जाएंगे। आई होप तुम समझ रहे हो। ठीक है, अब अगली बात करते हैं, डी का मान जब जीरो के बराबर हो। ठीक है, डी का मान किसके बराबर हो, जीरो, जीरो के बराबर है। मतलब अंडर रूट के अंदर यहाँ पर जीरो आ जाए, प्लस माइनस माइनस बी डिवाइड बाई 2a। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अंडर रूट के अंदर क्या आ जाए हमारा, जीरो। देखो, अब जब अंडर रूट के अंदर जीरो आ गया तो प्लस माइनस, इस जीरो गुणे जीरो हम कर सकते हैं, तो एक जीरो बन गया, एक जीरो बाहर, 2a। जीरो को जोड़ो या घटाओ, कोई मतलब निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, 2a। ठीक है, 2a हो गया। तो यही दोनों मान निकल के आएंगे, यक्स के जो दोनों मान निकल के आएंगे आपका -b/2a ही निकल के आएगा। भिन्न भिन्न कब होता, जब कोई चीज़ एक बार इसमें जुड़ता और फिर घटता, तो जुड़ने पे कुछ और आता और घटने पे कुछ और आ जाता। लेकिन जो जुड़ रहा है घट रहा है वो कौन सा है, जीरो। तो जीरो है तो जीरो को जोड़ दो चाहे घटा दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसलिए दोनों मान कैसे आएंगे, समान आएंगे। और मूल वास्तविक भी होगा, क्योंकि यही वैल्यू जीरो हुई है, बाकी चीज़ें तो है ही हैं, तो इसलिए ऐसा है। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे, अगर अगर मान लेते हैं कि अंडर रूट के अंदर की वैल्यू धनात्मक है। ठीक है, कह रहा है कि जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ी वैल्यू जो भी होती है 1 2 3 4 या 0.5 0.3 0.333 कुछ भी, ये सभी धनात्मक वैल्यू हैं, पॉजिटिव वैल्यू हैं। अगर एक कोई वैल्यू इसमें आ जाती है जो कि धनात्मक है, जैसे मैं मान ले रहा हूँ 5 धनात्मक है आ गया, और नीचे 2a मतलब यहाँ कोई संख्या होगी। ठीक है, उसके लिए निश्चिंत रहो, -b +/-2a। तो 2 दूनी 4 है ना, तो 2 दशमलव समथिंग आएगा। हम मान ले रहे हैं भाई 2 दशमलव, तो 2.1 आ गया। तो एक बार बी में जोड़ोगे 2.1 और 2a से भाग कराओगे तो कुछ मान निकल के आएगा। एक बार -b में घटाओगे 2.1 तो कोई दूसरा मान निकल के आएगा। तो मतलब दोनों भिन्न भिन्न है। यहाँ पे मैंने उदाहरण में 5 लिया है, कुछ भी आ सकता है, सवाल में कुछ भी रहेगा। तो मान भिन्न भिन्न होंगे कब, जब डी का मान बड़ा होगा, किससे, जीरो से बड़ा होगा। जीरो से बड़ा होने का मतलब धनात्मक हो गया, और धनात्मक होने का मतलब अंडर रूट से जब वैल्यू बाहर आएगी तो कोई ना कोई मान आएगा ही आएगा, और वह मान बी में घटाओगे और जोड़ोगे फिर भाग करोगे तो दो अलग अलग मान आएंगे, एक बार धन के साथ और एक बार ऋण के साथ। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि इसे रटना नहीं है,
इस लॉजिक से हमें इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इस चीज़ को तुम्हें ध्यान में रखना होगा। इसको मैं यहाँ पे साइड में कर दे रहा हूँ। ओके, चलो। पहला प्रश्न कह रहा है हमारा 2x² 2x² -3x + 5 = 0। कह रहे हैं कि भैया प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें मतलब मूल को ज्ञात करना है। पहले तो प्रकृति हम देखेंगे, क्या प्रकृति काल्पनिक तो नहीं है, वास्तविक है। अगर वास्तविक है तो उसके मूल को भी हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकृति को देखने के लिए हम डी की बात करेंगे। डी हमारा कैसा है इसके लिए, और डी होता क्या है, b² - 4ac। ठीक है, ये हमारा डी है जो कि विविक्तकर है, सूत्र है। ठीक है, यहाँ से जब हम ax² + bx + c = 0 से तुलना कराने पर ए की वैल्यू हम निकालेंगे तो आ जाएगा 2, और बी की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो -3 आएगा। इस बात को ध्यान रखना, माइनस साथ में रखना है, -3 आएगा। और सी कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब डी हम ज्ञात कर लेते हैं। वी की वैल्यू कितनी है, -3 का। देखो ए बी सी का मान तो निकल ही गया है। अब हम यहाँ पर डी का मान ज्ञात करेंगे। डी बराबर b²। बी का मान कितना है, -3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस है तो -4। ए की वैल्यू कितनी है, 2। सी की वैल्यू कितनी है भाई, 5। ठीक है, तो -3 गुणे -3, माइनस माइनस प्लस, 3×3 = 9, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 4×2 = 8, 8×5 = 40। 9 में से 40 निकालोगे तो कितना आएगा, -31। ठीक है, डी का मान हमारा कैसा आया है, माइनस में आया है। तो क्या ये 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। माइनस की वैल्यू 0 से छोटी होती हैं, क्योंकि संख्या रेखा पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इधर आओगे तो -1 -2 -3, तो यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं जाके -31 मिलेगा। तो 0 से मिला के सब छोटा हो गया, मैंने सब मिला के 0 से ये वैल्यू हमारी छोटी है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, चूँकि कहाँ गया जी, चूँकि डी छोटा है 0 से, इसलिए मूल काल्पनिक काल्पनिक होंगे अथवा अस्तित्व में नहीं है, अथवा मूल अस्तित्व में नहीं है। इस तरीके से तुम लिख सकते हो। अब ये चीज़ कैसे पता चला, श्रीधराचार्य से तुम आइडिया लगा सकते हो। देखो x बराबर -b, वही मैं फिर से बता रहा हूँ, वही डिवीजन मैं फिर से करूँगा। यहाँ की जो वैल्यू होती है b² - 4ac, जो कि किसके बराबर है, d के अपॉन 2a। ये वैल्यू निगेटिव में आ गई है, तो इसका मतलब ये काल्पनिक हो गया। काल्पनिक में कुछ भी जोड़ के भाग दोगे तो काल्पनिक आएगा, कुछ भी घटा के भाग दोगे तो भी काल्पनिक ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम कर देंगे। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा है, 3x² - 4√3x + 4 = 0। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि भाई मूल इसके कैसे हैं। तो
यहाँ पर लिखोगे 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर जब करोगे तो a बराबर कितना निकल के आएगा, x² का गुणांक है तो a बराबर 3, b बराबर -4√3 और c बराबर कितना आ गया हमारा 4। प्रकृति चेक करना है मूलों की प्रकृति, तो उसके लिए हम d का मान निकाल लेंगे, विविक्त कर जिसको कहते हैं। d बराबर b² माइनस 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है भाई, -4√3 का स्क्वायर करोगे -4, a 3 हो गया, c 4 हो गया, तो स्क्वायर करोगे मतलब -4√3 गुणे -4√3, तो माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा और 4 चौक 16, दूनी 32, 16 तियाँ 48 आएगा। ठीक है, करके देखना खुद से। 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, 12 चौक 48, कितना आ गया 48। तो 48 में से 48 गया, कितना आ गया भाई, डी का मान 0 आ गया निकल के। यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि डी बराबर 0 है, इसलिए दोनों मूल समान होंगे, मतलब मूल अस्तित्व में है। बात समझ गए। अब अगर मूल अस्तित्व में है, समान होगा, इतना कह दिया गया कि मूल समान होगा, तो इसका मतलब अस्तित्व में है। लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो कि मूल अस्तित्व मूल आपका अस्तित्व में है। मूल अस्तित्व में है, दोनों मूल समान होंगे, यहाँ से हमने पता कर लिया। ठीक है, अब मूल भी ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम सेधराचार्य का सूत्र लगाएंगे। जैसे कि, एक मिनट, सेधराचार्य सूत्र याद होना चाहिए हमें, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो x बराबर माइनस v की वैल्यू कितनी है, -4√3 प्लस माइनस √b²। अच्छा, b² माइनस 4ac, इस पूरे की मैं वैल्यू यहाँ से रखूँ फिर सॉल्व करूँगा तो आएगा क्या हमारा, यही तो आएगा। देखो, b² माइनस 4ac को ही तो हमने हल किया है, कितना आया 0, तो मतलब अंदर की वैल्यू क्या है, d है, जो कि किसके बराबर है, 0 के, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 0 लिख देता हूँ। ठीक है, 2 इंटू ए का मान कितना है 3, इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, 4√3 प्लस माइनस 0 डिवाइड बाई 2/6, तो 2×2 = 4, 2×3 = 6, फाइनल जो हमारा निकल के आया 2√3/3। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, मूल हो जाएंगे। यही क्या हो जाएगा हमारा, x का मान हो जाएगा, या द्विघात समीकरण का मूल हो जाएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण है इसलिए दो मान लिखने होंगे और दोनों कैसे हैं, एक समान हैं। ठीक है, आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगले प्रश्न यानी तीसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0,
तो इसमें भी लिखोगे 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर और जब तुलना कराओगे तो a बराबर आएगा तुम्हारा 2, b बराबर आएगा -6 और c बराबर आएगा -6। b बराबर क्या है -6 और c बराबर हो जाएगा 3। तो सबसे पहले हमें d का मान देखना होगा। d बराबर b² माइनस 4ac। तो v की वैल्यू कितनी है भाई, 6 का स्क्वायर है -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है। 6×6 36 माइनस माइनस प्लस -4 दूनी 8 तिरिक 24, 24 आ गया। तो 12 दूनी 24, 12 तियाई 36, माने 1 12 बच जाएगा। घटा के देख लेना, 12 आएगा। ठीक है, तो डी का मान कितना आ गया, 12 आ गया। क्योंकि 12 है ना, चूंकि डी बड़ा है 0 से, इसलिए मूल अस्तित्व में हैं और भिन्न भिन्न होंगे और मूल भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, क्योंकि मूल अस्तित्व में है इसलिए इसका मूल भी हमें निकालना होगा। तो श्रीधराचार्य से हम मूल भी निकालेंगे। अगर क्या बोलते हैं उसको, गुणनखंड विधि से निकल पा रहा है तो गुणनखंड से निकाल दो, नहीं तो श्रीधराचार्य से निकालिए। किसी भी एक विधि से कभी भी आप निकाल सकते हो, बशर्ते प्रश्न में ये ना कहे कि भाई गुणनखंड विधि से ही हल करो। अगर ऐसा कह दिया है प्रश्न में तो गुणनखंड विधि से ही हल करना पड़ेगा, अदरवाइज आप श्रीधराचार्य से करो या किसी से भी करो। ठीक है, तो सूत्र हमें याद होना चाहिए, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, जो कि d का मान है अपॉन 2a। बातों को ध्यान से सुनना, चीज़ें बहुत आसान हैं, बस आप थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो और आसान हो जाएगा। -b की वैल्यू कितनी है, -6, तो b के स्थान पर हम -6 रखेंगे, प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। b का मान रखेंगे, a का मान रखेंगे, c का, इसे हल करेंगे। इसी तरीके से तो हल करोगे, हल करके क्या आएगा 12। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 12 रख रहा हूँ। 2a, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो हो गया माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस √, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2 × 2 × 3, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, 2 दूनी 4 नीचे हो गया। ठीक है, चलो भाई 6 प्लस माइनस 1 2 बाहर कर लो और √3 यहाँ पर बचेगा और फाइनल क्या बच रहा है नीचे, 4। ओके ओके, एक्स इक्वल टू, इन दोनों में देखोगे तो 2 कॉमन हो गया है, 2 क्या हो गया है कॉमन, तो 2 तिहाई 6 प्लस माइनस √3 बटा 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो बचा क्या हमारा 3 प्लस माइनस √3 बटे 2। इसको और ज़्यादा हल नहीं कर पाएंगे, मतलब वैल्यू वगैरह रखोगे तो दशमलव में चीज़ें निकल के आएंगी, इसलिए बहुत ज़्यादा हल करने के पीछे नहीं पड़ना है। यहीं पर डायरेक्ट हमें x के दोनों मान लिख देने हैं, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से इसके 2 अलग अलग मान आएंगे। ठीक है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों अलग अलग हैं। क्यों अलग हैं, क्योंकि 3 में भी कुछ जोड़ोगे तब जाके 2 से भाग दोगे, और इसमें 3 में कुछ घटाओगे तब जाके 2 से भाग दोगे, तो जाके दोनों वैल्यू अलग अलग हो जाएंगी। आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलो, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि
उसके दोनों मूल बराबर हों। मतलब अब तक कह रहा था पहले वाले प्रश्न में कि बताओ भाई डी का क्या मान है। अब कह रहा है कि के का ऐसा कौन सा मान रखें ताकि इसके जो मूल हैं वो दोनों के दोनों बराबर हो जाएं। मतलब समझ गए, के का ऐसा कौन सा मान रखा जाए जिससे जो इसके मूल दोनों निकल के आए वो दोनों आपस में बराबर हों। और ऐसा तभी संभव है जब डी बराबर क्या होगा, ज़ीरो। इसका मतलब डी होता है हमारा b² - 4ac, जो कि बराबर किसके होना चाहिए, जीरो के। यहाँ से तुम देखोगे ए बराबर कितना हो जाएगा 2, बी बराबर के, सी बराबर 3। ठीक है। अब इसी वैल्यूज़ को यहाँ पर रख दोगे तो b, यहाँ पर देखो b है तो मतलब k इसमें आ जाएगा, तो k का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे। जो मान आएगा वो किसके लिए हो जाएगा, d बराबर जीरो। क्योंकि d बराबर जीरो है इसलिए इसके जो मूल होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। आई होप समझ गए। तो इसको सिक्वेंसली लिखते हैं ना, सीक्वेंस में कैसे करते हैं, बाकी समझने के लिए ये सेटअप होना चाहिए माइंड में। अच्छा, यहाँ पर आ जाओ। लिखोगे 2x² + kx, ये वाला प्रश्न सॉल्व हो रहा है पहला। 2x² + kx + 3 बराबर 0 की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, ठीक है, ओके, से करने पर तो a बराबर कितना हो गया 2, b बराबर कितना हो गया k, c बराबर कितना हो गया 3। मतलब इन्होंने प्रश्न में कह दिया है कि मूल बराबर हों, मूल बराबर हों, अर्थात d बराबर 0 होना ही चाहिए। तो d जो होता है हमारा b² - 4ac के बराबर होता है, जो कि 0 के बराबर होना चाहिए। तो v की वैल्यू क्या है, k² - 4, a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 3 बराबर 0। ठीक है। ओके, तो k² - 4×2 = 8, 8×3 = 24 बराबर 0। तो इसको उठा के उधर कर दो, स्क्वायर में है तो 24 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हटाओगे तो उधर क्या लग जाएगा, √24। इसको सॉल्व करोगे तो गुणनखंड करोगे, 2×2 = 4, 3×12, 2×24, यही आएगा। इससे ज़्यादा और ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो 1 2 तो बाहर आ जाएगा, बाकी अंदर क्या बचेगा, 3×2 = 6। तो k का मान अगर हम 2√6 रखेंगे तो मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक, सॉरी, मूल दोनों क्या होंगे, बराबर आ जाएंगे, दोनों मूल बराबर आ जाएगा। ठीक है, समझ गया कैसे करना है। एक बार तो इन्होंने कहा पहले प्रश्न में कि भाई बताओ कि इसके मूल कैसे हैं, फिर दूसरे प्रश्न में कह रहे हैं अगर मूल बराबर होने चाहिए यहाँ पर के की वैल्यू बताओ, तो हम मान लेंगे भाई डी बराबर 0, क्योंकि कह रहा है, प्रश्न ही कह रहा है कि मूल हमारे कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो बराबर होने का शर्त क्या है, डी बराबर 0 होना ही चाहिए। तो डी बराबर 0 रखते हुए उसको हम सॉल्व करेंगे, उसमें के की वैल्यू भी आ जाएगी, तो के को एक साइड करेंगे, बाकी सारी वैल्यू अदर साइड करेंगे। तो के का जो मान निकल के आएगा वह वैल्यू अगर इस समीकरण में के स्थान पर रख दिया जाए तो जो समीकरण बनेगा, द्विघात समीकरण जो बनेगा, उसके मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो नीचे एक लाइन और ऐड कर लो, के बराबर 2√6 रखने पर द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे।
ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा ये फाइनल आंसर हो गया। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें कितने प्रश्न था? दो प्रश्न है शायद, दो खंड है। अच्छा, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न हल करने के लिए रेज करना पड़ेगा। ओके, ठीक है भाई। चलो, इसे देखो, ये लिखा हुआ है कि x (-2 + 6 = 0). यहाँ पर द्विघात समीकरण कहीं दिख रहा है? मतलब सबसे बड़ी घात 2 दिख रही है? दिख तो नहीं रही, लेकिन है, क्योंकि अभी इसको हल करना पड़ेगा। तो kx का गुणा अंदर करा दो, kx² - 2kx + 6 = 0। ठीक है, की तुलना जो है, की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, अब ये सारी चीज़ें खुद से लिख लेना, ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा? k, b बराबर कितना हो जाएगा? -2k, और c बराबर क्या हो जाएगा? 6। तो इसमें भी बताता है मूल इसके क्या हो, बराबर हो जाए k की वैल्यू। तो d बराबर 0 लेंगे हम, b² - 4ac बराबर 0। तो v की वैल्यू कितनी है? -2k का स्क्वायर -4। a की वैल्यू कितनी है? a की भी वैल्यू k है। और c की वैल्यू कितनी है? 6, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। ओके, एक मिनट, जो कि 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं। 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। k² - 6 चौक 24, 6 चौक 24 k बराबर 0। अब इसमें देखो दो दो के आ गए हैं, तो के को कॉमन ले लो, के हो गया हमारा कॉमन, ठीक है। और यहाँ पर क्या बच रहा है? और अच्छा, 4 भी कॉमन हो जाएगा, 4 6 24, 4 कॉमन ले लो, तो एक के बचेगा, -4 6 24 बराबर 0। तो इस पूरे को इधर भेजोगे, क्योंकि यहाँ गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा? भाग। तो k - 6 बराबर 0, तो k बराबर 6। k बराबर 6 रखने पर d बराबर 0 हो जाएगा, और जैसे ही d 0 होगा तो दोनों मूल क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब ये कह रहे हैं कि क्या ये संभव है? चूँकि प्रश्न को हम पढ़ रहे हैं और हमें पता है कि द्विघात समीकरण ही है, इसलिए स्वाभाविक है कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण एक बनेगा। और संभव है कि नहीं संभव है, इस चीज़ को हम तब पता लगा पाएंगे जब उस द्विघात समीकरण के जो मूल हैं, माने यक्स के जो मान निकल के आएंगे, वो कुछ निकल के आए, तभी हम कहेंगे कि ये बगिया संभव हो पाएगी। अगर उसके मूल काल्पनिक हो गए, अस्तित्व में नहीं है, मतलब डी का मान माइनस में आ गया, तो हम कहेंगे कि भैया इस प्रकार की बाग बना पाना मुश्किल है, मतलब नहीं बनेगा। समझ गए ना? तो ये चीज़ें पूछ रहे हैं। तो क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी, तो माना चौड़ाई
क्योंकि चौड़ाई से दो गुनी है। माना चौड़ाई, बाग की चौड़ाई बराबर यक्स, तो लंबाई, उसकी लंबाई चौड़ाई से दो गुनी, चौड़ाई की दो गुनी है कौन, लंबाई। और उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, जो कि बराबर होता है किसके भाई, क्षेत्रफल के। लंबाई कितना है 2x, चौड़ाई कितना है x, और क्षेत्रफल कितना है 800। ठीक है, 2x, इसका गुणा करा दोगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर 800। हालांकि ये दो घात समीकरण तो बन रहा है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं करना है, तो डायरेक्ट हम x की वैल्यू ही निकाल लेते हैं, समझ गए। तो इसको इधर कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 400, क्योंकि दो भाग करेगा। और x बराबर, एक मिनट, यहाँ पर ध्यान देना, गलतियाँ बहुत होती हैं। 400, यहाँ पर लग गया अंडर रूट, एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 20 आएगी। ठीक है, 20 गुणे 20 करोगे तब जाके 400 बनता है, और ये हो जाएगा। तो मतलब एक्स का जो मान निकल के आया है ये वास्तविक मान है। एक्स का कैसा मान है, वास्तविक मान है। इसका मतलब बाग बना पाना संभव है। यहाँ पर लिखोगे, चूंकि एक्स का मान वास्तविक, अतः बाग संभव है। ठीक है, अतः बाग संभव है। ये तो हो गया कि हमने डायरेक्ट हल कर दिया इसको। अगर ज़बरदस्ती अगर हम कहें कि भाई डी की वैल्यू का यूज़ करके ही इसे प्रूव करो, तो क्या करना पड़ता है जानते हो, इस चीज़ को उठा के इधर कर लो। 400 को उठा के इधर करते तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0 हो जाता। तो यहाँ पर तुम इसको इस तरीके से देखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 0 माइनस 400 बराबर 0। तब जाके ये द्विघात समीकरण बना। ए का मान यहाँ पर 1 हो जाता, बी का मान 0 हो जाता, और सी का मान माइनस 400 हो जाता। और फिर हम डी की वैल्यू चेक करते कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर करोगे तो 0 आ जाएगा, माइनस 4, ए की वैल्यू 1 होता, और सी की वैल्यू माइनस 400 हो जाता। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16, डी का मान कितना आ गया, 1600 आ गया। मतलब डी पॉजिटिव है, इसका मतलब संभव है। इसका मतलब क्या है, संभव है। तो ये चीज़ हो गई, बात समझ गए। तो या ऐसे भी करके देख सकते थे, और यहाँ से क्योंकि इसका मान ही इजीली निकल के आ गया, इसलिए ये वाला करने की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक, चलो अब हम बढ़ते हैं अगले। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दोगे, तीसरे वाले प्रश्न में इन्होंने कहा है तो लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। संभव है तो लंबाई चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। तो भाई ठीक है, x बराबर 20, तो चौड़ाई कितनी हो गई हमारी, 20 हो गई। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 20। यहाँ पर लिखोगे चौड़ाई जो कि x है बराबर कितना आ गया, 20। लंबाई जो कि 2x है, तो 2 गुणे 20 करोगे तो कितना आ जाएगा, 40। ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या निम्न स्थिति संभव है, इसमें भी बताना है कि ये चीज़ें संभव हो पाएंगी। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल इतना हो रहा है। अच्छा, तो माना पहले
मित्र की आयु x दूसरे मित्र की आयु 20 - x वर्ष। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये कैसे हो गया, है ना। कह रहा है कि दोनों के आयु का योग 20 है, मतलब यक्स धन 20 - x, इनका योग करोगे तो कितना बचा 20, तो आ गया ना 20। तो इसी तरीके से, तो सर ये तो आपने कर दिया, हम कैसे इस चीज़ को सोच पाएंगे। अच्छा ठीक है, तुम कैसे सोचोगे, देखो एक लड़का है ए और दूसरा है बी, दोनों के पास जो पैसे हैं, दोनों के पास जो पैसे हैं वो कितने हैं 100। इसने कहा कि मेरे पास 70 रुपये हैं, अब बताओ इसके पास कितने। तुरंत कहोगे 30 रुपये होगा सर। तो कैसे पता चला, इस 100 में से तुमने 70 को निकाल दिया तो क्या पता चल गया 30। इसी प्रकार मैं कह रहा हूँ, एक बंदा है जिसकी आयु यक्स है, और उन दोनों दो लड़के हैं, दोनों के आयु का योग कितना है 20 है। पहले वाले का यक्स है तो दूसरे वाले का बताओ। तो जैसे यहाँ पर 70 था, यहाँ पर 100 था, तो 100 में से 70 घटाया था तो 30 आया। इसी प्रकार से 20 में से यक्स को घटा दोगे, 20 में से यक्स को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा भाई ये, और दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। बात समझ गए, इस तरीके से इसे सोचना है। ओके, और भी इजी हो सकता है बट ठीक है, इतना इसको थोड़ा सा लॉजिक दिमाग में रखो। 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48, 4 वर्ष बाद। पूर्व था 4 वर्ष पूर्व, मतलब पहले, 4 वर्ष पहले की बात हुई, तो 4 वर्ष पहले पहले मित्र की आयु, 4 वर्ष कम हो जाएगी, 4 वर्ष पहले की बात होगी तो इतनी होगी, और दूसरे वाले में भी 4 वर्ष कम हो जाएगी, तो 20 - x - 4 माने 16 - x वर्ष। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। कह रहे हैं उनका गुणनफल 48 है, तो इन दोनों का गुणनफल करो और बराबर 48 कर दो। लिख दोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार x - 4 16 - x बराबर कितना है भाई 48। अब इसी का तुम्हें क्या कराना है, गुणा कराना। ठीक है, अब इन्हीं चीज़ों का गुणा करा के द्विघात समीकरण बनेगा और उसको सॉल्व करना है। ओके, चलो एक्स का गुणा इस पूरे में करा दो, तो 16 x - x² -4 का गुणा इस पूरे में कराओ, माइनस प्लस माइनस 16 × 4 = 64। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4x हो जाएगा। ठीक है, बराबर 48। अब इस 48 को इधर कर लो, बाकी जो इधर जुड़ रहा है घट रहा है उसको जोड़ घटा लो। ठीक है, x² को सबसे पहले लिखेंगे तो -x², 4x यहाँ पर है प्लस में, और प्लस में 16x, तो कितना हो गया प्लस में 20x। ठीक है, और -64 - 48 बराबर 0, -x² प्लस में 20x, इन दोनों को जोड़ देना है, 60 और 40 100 हो जाएगा, माइनस है क्योंकि माइनस है तो इतने रुपए उधार था, इतना और हो गया, तो उस हिसाब का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे गुणा नहीं हो रहा है, जुड़ रहा है घट रहा है। तो 100 8 4 12 माने 112 बराबर 0। इन सब में देखोगे तो माइनस कामन ले लो, क्योंकि x² हमारा किस में है माइनस में, तो x² -20x प्लस 112 बराबर 0, ये हो गया।
अब यहाँ से हम एक्स की वैल्यू को भी निकालेंगे। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, बी बराबर कितना हो जाएगा -b, और सी बराबर वही बात हो गई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कराने पर तो ए बी सी के मान निकल के आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम श्रीधराचार्य सूत्र से इस चीज़ को भी लिखना, जहाँ जहाँ सूत्र यूज करना है वहाँ पर इस चीज़ को लिखना है आपको। तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, -b की वैल्यू -20 प्लस माइनस अंडर रूट b, तो -20 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 112। प्रश्न में क्या है पहले इसको तो देख लो यार, सॉल्व ही कर रहे हो, 1 मिनट। संभव है, स्थिति संभव है, 1 मिनट। तो संभव है का मतलब है सबसे पहले हम डी चेक करेंगे, वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्या करेंगे डी चेक करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कि वैल्यू संभव है कि नहीं संभव है। तो चेक करेंगे हम चीज़ों को। तो डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, बी की वैल्यू कितनी है -20 का स्क्वायर कर दोगे 4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 112, तो 2 दूनी 4 और डबल 0 है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4 होगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये हो गया। और ये प्लस में रहेगा, माइनस में कैसे हो गया, ये तुम्हारा सॉरी प्लस में नहीं माइनस में रहेगा, क्योंकि माइनस है ना, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो हो गया 400 में से 448 निकालोगे तो बड़ी वाली वैल्यू का चिन्ह आ जाएगा और घटाने के बाद 48, मतलब डी किसके बराबर है -48। डी का मान छोटा है 0 से, तो इस स्थिति में क्या होगा, अंडर रूट के अंदर की वैल्यू माइनस में आएगी, और जब अंडर रूट के अंदर की वैल्यू माइनस में आएगी तो जो मूल होंगे वो काल्पनिक हो जाएंगे। क्योंकि मूल काल्पनिक हो जा रहा है इसलिए ये संभव नहीं होगा, इसलिए ये संभव नहीं होगा। ठीक है, ये जो रिलेशन इन्होंने बता रखा है इसमें ये संभव नहीं है, हमने यहीं से पता कर लिया। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या परिमाण 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर एक हम क्या कर लेते हैं भाई, आपका पार्क बना लिया। ठीक है, माना लंबाई बराबर यल, ये जो लंबाई है वो क्या हो गया हमारा यल हो गया। ठीक है, और चौड़ाई को हम बी के रूप में देखेंगे, चौड़ाई को किस रूप में देखेंगे, बी के रूप में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे चौड़ाई बराबर बी। ठीक, क्योंकि कह रहा है कि परिमाप हमारा कितना है 80 है, परिमाप बराबर 80 मीटर। परिमाप क्या होता है 2l प्लस बी, चारों तरफ की माप है ना 80, तो 2 से इसको काट दोगे कितना आ जाएगा 40, तो 40 हो गया। l प्लस बी बराबर 40, तो b बराबर कितना होगा 40 माइनस l, b की वैल्यू कितनी आ गई
40 माइनस यल। ठीक, तो ये तुम्हारा लंबाई l हो गया और चौड़ाई 40 माइनस b हो गया। कह रहे हैं कि भाई क्षेत्रफल 400 है। क्षेत्रफल कितना है? 400। क्षेत्रफल कैसे निकलता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, जो कि किसके बराबर होना चाहिए? 400 के बराबर होना चाहिए। इस चीज को नीचे लिखना, ध्यान रखना। लंबाई हमारे अनुसार l है और चौड़ाई हमारे अनुसार 40 माइनस l है, जो कि किसके बराबर होना चाहिए? 400 के। ठीक है, इनका आपस में गुणा करा दो। 40l माइनस l स्क्वायर इक्वल टू 400। इस पूरे को उठा के उधर कर लो, यहाँ पर 0 बचेगा, इक्वल टू l स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसको लाओगे तो माइनस में 40l हो जाएगा और प्लस में 400 पहले से लिखा हुआ है। ठीक, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, l स्क्वायर माइनस 40l प्लस 400 बराबर 0। अब इसको हल कर लेना है। एक मिनट, करें कि संभव है, ऐसा कुछ कहा है सर, संभव है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें सबसे पहले विविक्तकर t को ज्ञात करना होता है, जो कि है b स्क्वायर माइनस 4ac। संभव होने का मतलब ही यही है कि हमें आइडिया लगाएंगे ये जो द्विघात समीकरण हमारा बन रहा है, इसमें देखो l है सबसे बड़ी धातु है, तो जो दो घात समीकरण बन रहा है इसके जो मूल होंगे क्या वो वास्तविक है? अगर वास्तविक है तभी तो संभव होगा। तो उसको हम यहाँ से चेक करते हैं d से। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -40 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। तो d बराबर b की वैल्यू है 40 -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 400 है। ठीक है, तो 4 चौक 16, डबल 0 माइनस माइनस प्लस, 4 चौक 16 डबल 0, तो एक फाइनल होकर डी की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो इसका मतलब हुआ कि मूल अस्तित्व में है और जो मूल निकल के आएगा दोनों ही एक जैसे होंगे। ठीक है, दोनों मूल कैसे होंगे भाई? एक जैसे ही होंगे। तो यहाँ पर श्रीधराचार्य सूत्र यूज करते हुए हम निकालेंगे -b, यहाँ लिख देना श्रीधराचार्य सूत्र से। अच्छा एक मिनट मैं लिख देता हूं, फिर एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। ओके कोई बात नहीं। श्रीधराचार्य सूत्र से श्रीधराचार्य सूत्र से x की वैल्यू निकालनी है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, x बराबर माइनस। अब यहाँ पर तुम्हें ए बी सी की वैल्यू देखनी होगी। v की वैल्यू कितनी है? -4 है, a की वैल्यू 1 है, -14। ये कितना है हमारा? ऋण 40 और अंडर रूट ए पूरा डी का मान है, जो कि कितना आ गया था? 0। अभी हमने डी का मान निकाला है ना, यहाँ पे देखो डी बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल करते हुए डी बराबर 0 निकल के आया है। तो डिवाइड बाई 2a, a की वैल्यू कितनी थी? 1। तो इस प्रकार से x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40, 2 1 का 2 कट जाएगा, कितना आएगा? 20। तो मैंने x बराबर कितना आ गया? 20। ये जो 20 मीटर है यही आपकी क्या हो जाएगी?
रख लेते हैं यहाँ पर। और 1 मिनट, एक्स मान रखा था ना हमने, क्योंकि यहाँ पर यल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? यल। इस प्रश्न में यल है, एक्स के स्थान पर क्या है? यल है, इसलिए यहाँ पर हमें यल लेना पड़ेगा। देखो द्विघात समीकरण हमारा ये बन के तैयार है। जहाँ एक्स स्क्वायर हुआ करता था वहां पर क्या है? यल है, इसलिए ए वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? यल हो जाएगी। एक्स में लिख के हम क्या लिखेंगे? यल लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें लंबाई कितनी निकल के आ गई है भाई? 20 आ गया। लंबाई कितनी निकल के आ गई है? यल बराबर 20, यल बराबर 20। और चौड़ाई 40 माइनस यल है, तो 40 माइनस 20 बराबर 20, तो मतलब चौड़ाई भी कितनी आ गई? 20। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखोगे लंबाई यल बराबर 20, चौड़ाई बराबर 40 माइनस यल, माने 40 माइनस 20 बराबर 20 मीटर। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी प्रश्नावली आपकी फिनिश होती है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। जहां कहीं कोई डाउट हुआ हो तो आप पूछ लेना, है ना? ठीक है, अब मिलते हैं अगली क्लास में।